इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल देखेंगे। ये थ्योरी पार्ट खत्म होने के बाद इस चैप्टर का ये सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। तो हमारा ये लेक्चर 4 होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थ्योरी पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स whose every succeeding term is equal to the preceding terms multiplied by a constant। कह रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी जो है एक सीक्वेंस है, नॉन जीरो नंबर का एक सीक्वेंस है जिसमें जीरो नहीं आता है, नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है जिसका जो है हर एक सक्सीडिंग टर्म जो होता है इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। पिछला टर्म तो लेंगे ही, उसके साथ साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले टर्म में अगर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो जो होता है वो हर एक उस आने वाले टर्म के बराबर आ जाता है। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर। इतना तक क्लियर है कि ये नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है। हुज यानी कि उसका, जिसका whose every succeeding term is equal to the preceding terms। इसका succeeding terms यानी कि आने वाला टर्म जो है पिछले टर्म के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि succeeding terms is equal to the preceding terms। पिछला टर्म तो है ही, लेकिन पिछले टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो preceding terms multiplied by a constant, या प्रीवियस टर्म्स का जो जो आने वाला टर्म होगा, जो उससे पहले वाला टर्म होगा उसको प्रीसीडिंग टर्म बोलते हैं, जो आने वाला टर्म होगा उसको सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं। तो प्रीसीडिंग टर्म में अगर एक नंबर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आने वाला टर्म होगा जो सक्सीडिंग टर्म आएगा वो आ जाता है, वो दोनों बराबर होता है। सो इन जीपी द रेशियो ऑफ कंटिन्यूअस और सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसीलिए जो है रेशियो जो होता है हमारा, रेशियो ऑफ कंटिन्यूअस और सक्सेसिव दोनों सेम चीज़ है। कंटिन्यूअस और सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसलिए जो है इसका जो हम रेशियो निकालते हैं कंटिन्यूअस टर्म्स का, अगर दो कंटिन्यूअस जीपी में अगर दो कंटिन्यूअस टर्म्स का, दो भी मतलब कि बहुत सारे टर्म्स है उसमें से अगर दो लगातार टर्म का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि इन जीपी द रेशियो ऑफ कंटिन्यूअस और सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट फैक्टर इज नॉन एज कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो, जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस देखा था ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो इसी उसी तरह से जो फैक्टर निकलता है वहाँ पे डिफरेंस आता था, यहाँ पे फैक्टर ही है। तो इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। चलिए इसको मैं आगे और भी बताता हूँ कि कॉमन रेशियो होता क्या है। The constant factor is obtained by dividing any term by the immediately previous terms। जो कॉमन रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो को ही हम लोग कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग जो जो फैक्टर होता है उसको कॉमन रेशियो कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये निकलता है ऐसे है कि, जैसे कि, चलिए यहाँ तो बाद में आएंगे, पहले हम और भी इस पर कवर कर लेते हैं। लेट ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड आर द रेशियो। मैंने माना कि लेट ए जो है फर्स्ट टर्म होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और आर जो है कॉमन रेशियो होगा। तो जब ए फर्स्ट टर्म होगा आर कॉमन रेशियो होगा तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं इस तरह से। पहला टर्म जब और कॉमन रेशियो जो टर्म होता है उसमें अगर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगा। ये सक्सीडिंग टर्म हो गया। फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सक्सीडिंग टर्म हो गया। फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से बनता रहेगा। तो अगर हमारा यहाँ पे माना है मैंने कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइन होता है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर द पावर फोर, ए आर रेस्ट टू द पावर फोर, इस तरह से बोला जाता है इसको। जो कॉमन रेशियो निकालते हैं ना, कॉमन रेशियो निकालना बहुत ही आसान होता है कि कॉमन रेशियो जैसे कि ये दो टर्म का, ये टर्म और ये टर्म, जो ये वाला टर्म है इसके पीछे वाले टर्म से अगर उसको डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो मिल जाता है हमें। ये आर हो जाएगा, ये हो गया ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म अपॉन में ए, ए कट गया आर बच गया। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों दोनों से ही कॉमन रेशियो निकल सकता है, अगर हम ये दोनों से भी कॉमन रेशियो निकालना चाहें तो भी निकलेगा। तो ये वाला टर्म हो गया
इसको डिवाइड करेंगे इससे, ए आर से, ए आर, ए कट गया, एक आर और एक आर कट गया तो बचा आर, तो आर आ गया। इसी तरह से आप किसी भी दो सक्सेडिंग टर्म्स का डिवीजन करेंगे ना तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा सक्सेडिंग टर्म्स पर। ऐसा डिवाइड ऐसा करना कि ये आ रहा है तो डिवाइड करना उसके पीछे वाले से, इमीडिएटली प्रीवियस टर्म्स आता है ना वही वाला। बाय तो यहाँ पे लिखा हुआ चीज, द कॉमन फैक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म, कोई भी टर्म्स उसको डिवाइड करेंगे बाय द इमीडिएटली प्रीवियस टर्म्स, किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, इमीडिएटली प्रीवियस टर्म से, उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से, तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे वही बोला कॉमन फैक्टर यानी कॉमन रेशियो। और इसमें कुछ दो चार पॉइंट और भी मैं कवर कर रहा हूँ इस लेक्चर में। तो अगर एन टर्म, अगर आपको जीपी में ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं कैसे ड्राइव हुआ है इसका डेरिवेशन में हम लोग तो नहीं जाएंगे, इसको आपको सिंपली याद करना है। ये फॉर्मूला है कि अगर मान ले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, n की जगह में कुछ भी हो सकता है, 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, ऐसे वाला, तो टी एन जो हो जाएगा अगर मुझे निकालना है nth टर्म, तो ए आर पे पावर एन माइनस वन। और ऐसा आर पे पावर एन माइनस वन, इस चीज़ को समझने के लिए ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पे पावर फोर। तो इस तरह से कर रहे हैं तो उसको बस ये एन माइनस वन क्यों रहा है इसको समझाने के लिए। तो पहले टर्म में तो आर है ही नहीं, सेकेंड टर्म में आर आ रहा है। तो अगर देखो सेकेंड टर्म, ये टर्म है सेकेंड, लेकिन यहाँ पे पावर वन है, ये आ रहा है टर्म है थर्ड, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, टू है ना। तो मतलब जितना टर्म है उससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर हमें एन टर्म निकालना है तो उसका पावर एक एन से कम आएगा ना, जैसे कि यहाँ थर्ड है तो टू आया, ये फोर्थ टर्म आएगा तो थ्री आएगा, फिफ्थ टर्म आ रहा है तो फोर आ रहा है। तो वैसे ही एन टर्म निकालने के लिए ए आर पे पावर एन माइनस वन करेंगे। जितना टर्म है, जैसे कि फिफ्थ टर्म है तो पावर फोर है ना, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ए आर पे पावर ए आर पावर फाइव फिफ्थ टर्म के लिए माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर फोर, ये आया ये टर्म, इसलिए ए आर पे पावर एन माइनस वन होता है। एक पॉइंट और भी है हमारा कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, अगर हमें फर्स्ट एन टर्म्स का अगर सम निकालना है ना तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे हम। ये फॉर्मूला है सम ऑफ, ये एस फॉर सम और एन टर्म्स कर ले इसलिए यहाँ पे एन लिखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एस एन इज इक्वल टू ए आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन ए आर, ये जस्ट फॉर्मूला है, इसको याद करना है। और यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन जो नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान देना है कि ए आर जो है कभी भी वन नहीं होना चाहिए। वन क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये भी मैं बताऊँ कि वन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आर की जगह में वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, जीरो आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं होगा तो फिर हम सम कैसे निकालेंगे भाई। इसीलिए ये कंडीशन है कि आप जो है आर इज इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। एक पॉइंट और लेते हैं हम कि सम ऑफ इन्फानाइट जीपी, इन्फानाइट जीपी है ना, इसका अगर सम निकालेंगे तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये सम, ये इन्फिनिटी का साइन है, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। सिंपल है यार। तो यहाँ पे आर का एक कंडीशन है कि आर जो है ना जीरो और एक के बीच में ही होना चाहिए, ना ही जीरो से छोटा हो सकता है ये, ना ही वन से बड़ा हो सकता है। तो वन, जीरो और वन के बीच में आ सकता है, जैसे कि वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ऐसा नंबर जो है ना वन, जीरो और वन के बीच में है, तो इस तरह का कोई नंबर आएगा। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है, एस इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट जी पी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो बस इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बस इतना ही था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमने वो समझा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो क्या होता है हमने वो समझा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं वो समझे हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफिनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं वो समझे हम। तो इसमें बस यही, अगले लेक्चर में हम लोग जो है ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।